तो चैप्टर 5 में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड तक ख़त्म किया था और आज मैं आगे फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? देखो, एक प्रोसेस होता है मेल्टिंग का प्रोसेस आप जानते हैं कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी बन जाना, बर्फ़ जिस टेम्परेचर पे पानी बनता है वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है, बर्फ़ है, वो पानी बनता है। याद रखना, किसी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसके सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर कोई पूछे बताओ पानी किस टेम्परेचर पे बर्फ़ बनता है, आप बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कोई पूछे बताओ बर्फ़ किस टेम्परेचर पे पानी बनता है, फिर आप कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस की मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर जिस पर पानी और बर्फ़ दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम पे होते हैं, दोनों मौजूद होते हैं। 0 डिग्री से कम पर आइस की कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करती है और 0 डिग्री से ज़्यादा पर वाटर की कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट करती है। 0 डिग्री पर साइंस कहती है दोनों चीज़ें होती हैं। 0 डिग्री पर ना पानी होता है ना बर्फ़ होता है, बल्कि दोनों के बीच की चीज़ होती है, जिसको केमिस्ट्री कहती है दोनों के इक्विलिब्रियम स्टेट। इसलिए यहाँ परेशान हो जाते हैं बच्चे जब मैं लिखता हूँ 0 डिग्री है आइस, क्या बोल सर 0 डिग्री पे तो बर्फ़ बनता है। बर्फ़ पिघलता थोड़ी ना, तो पिघलता भी उसी टेम्परेचर पर है और बनता भी उसी टेम्परेचर पर है, दोनों का सेम टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट आई होप सो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड आर देयर। सॉलिड कितने टाइप्स के हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड जो है वो 2 पार्ट्स के हैं, 2 टाइप्स के सॉलिड हमारे पास हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमरफस सॉलिड होता है। क्या फ़र्क है क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड में? तो ये 5 डिफरेंसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो सॉलिड्स 2 तरह के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टल टाइप के हैं, जो क्रिस्टल जैसे हैं, और अमरफस सॉलिड जो पाउडर जैसे हैं या फिर जो इरेगुलर अरेंजमेंट में है। या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिंपल निशानी है कि अगर किसी सॉलिड को आप अपने उंगलियों के बीच में दबाते हैं और वो आपको गड़ना शुरू हो जाए, चुभना शुरू हो जाए, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर उंगली के बीच में दबाने पर अगर वो चुभे ना, उसके शार्प एजेस ना हो, तो वो अमरफस सॉलिड है। मिसाल के तौर पे नमक या चीनी, उसको आप अपने उंगली के बीच में रखकर दबाएंगे ना तो हल्का हल्का सा चुभेगा आपको, वो गड़ेगा आपको, वो नमक हो चाहे चीनी हो, तो वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल जैसा वो है। पेंसिल की नोक सेम ऐसे वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट हम पढ़ेंगे उसको। बिल्कुल इस तरह से अगर आप बात करें कि आटे की बात करें, आटा फ्लोर, आटे की बात करें या हम, ठीक है, उसको अगर अपने उंगली के बीच में रखकर अगर आटा एक चुटकी में लेकर दबाऊंगा तो गड़ेगा क्या आटा मेरे हाथ में? आटा तो नहीं गड़ेगा। या टेल्कम पाउडर, जो पाउडर होते हैं, तो पाउडर को क्या वो गड़ेगा मेरे हाथ में? नहीं गड़ेगा। शुगर तो गड़ेगा, उस हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा। लेकिन जो फ्लोर होगा वो आ जाएगा हमारे पास किसमें? अमरफस सॉलिड में। ये मैंने एक बेसिक फ़र्क बताया, फ़र्क बहुत सारी है, तो मैंने ऐसे ही आपको 9th क्लास के लिहाज से एक बताओ सिंपल सी बेसिक सी फ़र्क बताई कि क्या फ़र्क है। कि उंगली को बीच में दबाने पर चुभ रहा है तो क्रिस्टल है, नहीं चुभ रहा तो फिर अमरफस है। ठीक है, क्रिस्टल टाइप का जहन में आता है तो यही चीज़ आती है ना क्रिस्टल के टाइप के, कि चुभेगा, उसके शार्प एजेस होंगे, किनारे उसके नोकदार होंगे, तब वो क्रिस्टल है। तो अब और इसके कॉम्प्लेक्स 5 इसके डिफरेंसेस जो बुक में आपके मेंशन है क्लास 9 में न्यू बुक में, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड में? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होते हैं, एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। जबकि अमरफस सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, बेतरतीब अरेंज्ड होते हैं, उसकी कोई अरेंजमेंट कोई फिक्स उनकी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम नमक की बात करें तो नमक का क्रिस्टल क्या होता है? एक फिक्स शेप का होता है, क्यूबिकल शेप का, क्यूब जैसा होता है ना, शुगर क्यूब्स होते हैं ना भाई, जैसे शुगर की बात करें तो इस तरह से क्यूब्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्यूब्स हमारे पास यहाँ पर जनरेट होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों? चूँकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न में क्यूब के शेप में लगे हुए, अगर हम नमक की बात करें, NaCl की बात करें। लेकिन यही अगर हम अमरफस सॉलिड की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं।
रैंडम अरेंजमेंट से मुराद ये होता है कि उनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है ना वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो रैंडम अरेंजमेंट होती है। जैसे कि ये देखो, जैसे मैं कि यहाँ पे मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, यस। अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो इधर पे ये भी, इसमें भी पार्टिकल्स आप देख सकते हो, पार्टिकल्स अलग अलग अटैच हुए हैं, यहाँ हर किनारे पर हर कोने पर पार्टिकल है, लेकिन क्या इसका कोई फिक्स शेप है? ज्योमेट्रिकल पैटर्न कोई बन रहा है, शेप बन रहा है इस तरह से कोई, तो इसका शेप नहीं बन रहा। तो अमरफस सॉलिड में क्या होता है कि शेप फिक्स नहीं होता, इनका शेप होता है फिक्स, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, क्यूब टाइप का या फिर किसी और शेप का। तो इनका यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, उनका नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है। इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, रैंडम बेतरतीब अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। नेक्स्ट के ज्योमेट्रिकल पार्टिकल्स की जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे नमक। अब नमक की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक नमक जाकर पिघलता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्ट जो है ना, नमक, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो पिघल जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन 799 टेम्परेचर तक भी जब आप जाओगे ना तो नमक को कुछ नहीं होगा, 799 तक वो नमक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 800 पे पहुंचेगा ना, 800 पे पहुंचने के बाद 801 पे जाने से पहले ही वो पूरा का पूरा लिक्विड बन जाएगा। मतलब शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब यहाँ पर है फिक्स, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स टेम्परेचर पर जाकर ये पिघलते हैं। शार्प मतलब बोलते हैं ना भाई, शार्प 6 बजे क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, शार्प 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। शार्प मतलब एकदम एग्जैक्ट, मतलब शार्प 6 बजे आ जाना, मतलब एग्जैक्ट 6 बजे आ जाना। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, जबकि इनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक की बात करें, जैसे ये को प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक क्या होता है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कभी भी मेल्ट हो जाता है। अब जैसे प्लास्टिक डायरेक्ट मेल्ट नहीं होगा, पहले वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, पहले वो नर्म होगा, पिघलेगा, फिर पिघलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो है ना वो फिर मेल्ट होगा, फिर जाकर वो। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता नमक की तरह, वो पहले वो हल्का, पहले 200 डिग्री पर पहुंचेगा तो मेल्ट होना शुरू, वो सॉफ्ट होना शुरू होगा, 300 पर जाने के बाद आखिरकार फिर मेल्ट होगा। तो एक रेंज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में मेल्ट होते हैं, जबकि इनके फिक्स हमारे पास एक टेम्परेचर्स होते हैं। अच्छा, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये तो समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं, दे आर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि अमरफस सॉलिड नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? जैसे सिमेट्रिकल चीज, जैसे आइस के क्रिस्टल क्यूबिकल है, अब क्यूबिकल है ना, अगर तुम उसको बीच से काट दोगे तो जो लेफ्ट में है वही राइट में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। जबकि अगर तुम इसको बीच से काट दोगे तो जो लेफ्ट में है क्या वो राइट में है, सेम नहीं है, तो ये है असिमेट्रिकल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होता है, जबकि अमरफस सॉलिड नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी, अल्लाह ताला ने इंसान की जो एक्सटर्नल बॉडी बनाई है ना वो सिमेट्रिकल बनाई है। जैसे अगर आप इंसान की बॉडी को बीच से जब आप कट करोगे ना तो इंसान की बॉडी जिस तरह से अल्लाह ने लेफ्ट में बनाई है ना उस तरह से राइट में बनाई है, बशर्ती को अब नॉर्मलिटी ना हो। तो जो लेफ्ट में है भाई अल्लाह ने बिल्कुल इसी एक्सटर्नल बॉडी की बात करूँ, इंटरनल नहीं। इंटरनल में फिर जैसे लंग जैसे जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है, फिर पैंक्रियाज एक तरफ है, लीवर एक तरफ है, लेकिन ऊपर से अल्लाह ने बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न दिया है ताकि इंसान की खूबसूरती भी इसी में, ठीक है। अगर राइट बात, अगर इस तरह यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं होती, तो थोड़ा सा बॉडी इतनी ज़्यादा, मतलब जैसे इंसान का चेहरा वगैरह ये सब इतना ज़्यादा बेहतर फिर नहीं बन पाता। तो इस तरह से इंसान की बॉडी सिमेट्रिकल है कि बीच से काटो ना इंसान को तो नो लेफ्ट पे है वही राइट पे है, बिल्कुल वैसे इस तरह बिल्डिंग्स होती हैं कुछ सिमेट्रिकल बिल्डिंग, ताजमहल आगरा में है, इंडिया में ताजमहल, अगर आपने कभी डायग्राम वगैरह बनाई है ताजमहल की, तस्वीर में देखा है, तो अगर आप उसको बीच से काटोगे ना ताजमहल को तो जो उससे लेफ्ट में बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली राइट में बना हुआ है, एकदम यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल पैटर्न की सूरत में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को सिमेट्रिकल कहा जाता है। सिमेट्रिकल मतलब बीच से काटोगे तो जैसा लेफ्ट में है वैसे ही राइट में है, जबकि ये असिमेट्रिकल है, बीच से काटने पर लेफ्ट और राइट में एक जैसी चीज़ें नहीं है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है कि ये अनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि ये आइसोट्रोपिक होते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आइसोट्रोपिक या अनआइसोट्रोपिक से क्या मुराद है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अनआइसोट्रोपिक होते हैं। अनआइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एक्सिस पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि हर एक्सिस पे प्रॉपर्टी सेम रहती है। जैसे अमरफस सॉलिड से मुराद यहाँ पर रबर या प्लास्टिक एक तरह का अमरफस सॉलिड है। जैसे आपके पास जो रेजर है, रबर एक अमरफस सॉलिड है, रबर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता। तो रबर क्योंकि उसको जब वहाँ पे रखेंगे तो गलेगा नहीं रबर आपको कभी भी, क्योंकि वो अमरफस है तो कभी भी रबर गलता नहीं है आपको, सॉफ्ट सा होता है वो। तो रबर जो होता है वो एक अमरफस सॉलिड है। रबर करंट पास नहीं हो सकता, इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। अब रबर से किसी भी तरह से करंट पास करोगे करंट पास नहीं होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी एक्सिस से पास नहीं होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड के तो ये
एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक का मतलब डिफरेंट एक्सिस पे प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा अभी पेंसिल की नोक कहा था, तो पेंसिल की नोक क्रिस्टलाइन होती है। तो ग्रेफाइट जो है ना वो एक तरह का क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ग्रेफाइट क्या होती है, पेंसिल निब, जो आपके पेंसिल की नीब होती है ना बच्चों, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है। अब उसे करंट कंडक्ट करता है लेकिन हर एक्सिस पे नहीं करता, कुछ एक्सिस पे करता है। अब ग्रेफाइट जो है ना बच्चों, ग्रेफाइट के पार्टिकल्स इस तरह से हेक्सागोनल रिंग्स के सूरत में अरेंज होते हैं। इस तरह से रिंग्स बने हुए होते हैं हेक्सागोनल, इस तरह से बच्चों रिंग्स कहे हुए होते हैं, ठीक है। तो और हर किनारे पर क्या होता है बच्चों, एक कार्बन होता है। हर किनारे पर एक कार्बन होता है, हर किनारे पर आपको एक कार्बन मिलेगा। तो दिस इज एक्चुअली अ लेयर ऑफ हेक्सागोनल लेयर ऑफ रिंग लेयर ऑफ ग्रेफाइट। तो हर एक जो मैंने सर्किल बनाई ना वो ब्लैक, तो वो एक कार्बन है। चूँकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन ही होता है, पेंसिल को लोग भी ओवरऑल कार्बन से मिलकर बनी है। और हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं। हर कार्बन आप देखोगे, हर कार्बन अब देखो यहाँ पे हर कार्बन आपको 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है। हर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 3 लाइन से हर कार्बन के साथ। और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबका फ्री हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन सबका फ्री हो गया। जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, यहाँ पर भी होगा ना, हाँ, तो ये एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होना ही जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से पेंसिल की नोक करंट पास कर सकती है। पेंसिल की नोक से करंट पास हो सकता है क्योंकि वो ग्रेफाइट है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, पेंसिल की नोक करंट क्यों करती है। अच्छा, इस तरह से फिर अगर आप देखो तो अच्छा इसमें एक लेयर नहीं होती है बच्चों, मल्टीपल लेयर्स चल रही होती है, मल्टीपल लेयर्स। तो ये देखो ये मल्टीपल लेयर्स चल रही है, सिर्फ एक लेयर नहीं है। अब ये भी एक ग्रेफाइट की एक लेयर आ गई जिसमें हेक्सागोन 6 कोने वाले जो है ना, ये हेक्सागोन कहलाता है। हेक्सागोनल रिंग्स की सूरत में आपको देख रहे हो ना कि आप ये चल रही है पूरी सेम एग्जैक्टली ऊपर वाले की तरह। अब इसमें से भी करंट पास होना है तो ये करंट पास हो सकता है, क्योंकि सबके पास यहाँ पर भी फिर इलेक्ट्रॉन होगा, यकीनन मौजूद होगा, सब पे फिर इलेक्ट्रॉन होगा। अब दो लेयर्स जो है ना, दो जो कंसेक्यूटिव लेयर्स हैं, इनके बीच में गैप है। अब इनके बीच में ना गैप है 3.35 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एटॉमिक रेडियस की यूनिट हमने पढ़ी थी। 3.35 एंगस्ट्रॉम का गैप है, गैप के साथ होते हैं। इस वजह से क्या होता है, सॉफ्टनेस होती है, दब जाते हैं ना, तो दबने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अच्छा, अब इनमें करंट पास जब तुम करोगे ना तो पैरेलल टू द प्लेन ऐसे करंट पास हो जाएगा। ऐसे ही ये कंडक्टर है, ऐसे ही करंट कंडक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस के अंदर अगर आप उसको देखोगे तो ये बेड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब करंट पास नहीं करेगा। वाई एक्सिस पे करंट पास क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स सारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे करंट पास होगा, वर्टिकल कंपोनेंट पे करंट पास नहीं होगा। इसी को बोलते हैं, इसी को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, डिफरेंट एक्सिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे रबर का क्या बताया था, रबर तो हर एक्सिस से करंट पास नहीं करेगा, आइसोट्रोपिक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस से करेगा, वाई एक्सिस से नहीं करेगा, तो एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, तो ये सिंपल है, को बहुत थोड़ी मुश्किल चीज़ थी, बट एक वर्ड लिखा है, बट समझना भी है कि ये वर्ड मतलब क्या है एनाइसोट्रोपिक। मतलब बुक में भी नहीं लिखा हुआ क्या है एनाइसोट्रोपिक, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दे हैव अ क्लेवेज प्लेन। इनका क्लेवेज प्लेन होता है जबकि इनका क्लेवेज प्लेन नहीं होता। अब क्लेवेज प्लेन किसे कहा जाता है, व्हाट इज अ क्लेवेज प्लेन? क्लेवेज प्लेन किसे कहते हैं? जैसे कि आपने कभी मीट क्लेवर देखा, क्लेवर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ क्लेवर? मीट क्लेवर पता है किसे कहते हैं? मीट क्लेवर, मीट क्लेवर नहीं पता? मीट क्लेवर कहते हैं चापड़ को, चापड़, चापड़ जिससे जो है मतलब हड्डी काटते हैं या गोश्त काटते हैं, चापड़ को इंग्लिश में बोला जाता है मीट क्लेवर। क्लेवर करता है क्या है, गोश्त को या हड्डी को 2 टुकड़ों में तकसीम करने के लिए जो है ना, बड़े बड़े गोश्त के टुकड़ों को आधा करने के लिए चापड़ यूज़ करते हैं। उसके बाद और छोटा करने के लिए नॉर्मली नाइफ यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर बड़े पीस को हाफ करना है तो फिर चापड़ यूज़ करते हैं। गाय को भी अगर आपने ज़बह होते हुए देखा है तो गाय को चापड़ से आधा करते हैं, हाफ करते हैं। जिसको जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, वो गाय के 4 टुकड़े करता है। सबसे बड़ी महारत ये है कि गाय के 4 टुकड़े कैसे किए जाए। तो वो उसको फिर हड्डी वो उसको लेकर ना बीच सीने की हड्डी से हाफ करते हुए ठक 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 मार रहे होते हैं, तब जाके वो पूरा आधा होकर अलग हो जाता है। फिर जो उनको नहीं आता वो टांग पकड़ के खड़े होते हैं गाय का एक तरफ से, तुम लोग जैसे करते हो ज़्यादातर, ठीक है। तो बाकी जिसको आता होगा वो उसको हाफ कर रहे होते हैं। तो वो क्लेवर के शुरू क्या होता है कि गाय को हाफ किया जाता है, आधा किया जाता है, ये चीज़ है।
तो इसलिए उसको क्लेवर, तो क्लेवर के थ्रू हम करते हैं क्या है, मीट क्लेवर के थ्रू हम कहते हैं क्लेवेज करते हैं। क्लेवेज, क्लेवेज की क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को दो बराबर आधे हिस्सों में काट देना, क्लेवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लेवेज प्लेन होता है, तो मैं क्लेवेज का प्रोसेस वहीं से बता रहा हूं, जैसे गाय का भी क्लेवेज करते हैं। गाय को बिल्कुल बीच से आधा दो टुकड़ों में तकसीम करते हैं, आधा इधर हो जाता है आधा इधर हो जाता है, दो पाए एक तरफ दो पाए एक तरफ हो जाता है, होता है ना सो। तो गाय को भी क्लेवेज करते हैं, उसके लिए क्लेवर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर भी ना क्लेवेज प्लेन होता है। अच्छा, गाय को आधा करने के लिए उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए पूरी एक जगह होती है, मतलब लोकेशन होती है जहाँ से हाफ करना होता है। आगे पीछे अगर आप चापड़ मार दोगे तो फिर बस काम खराब हो जाएगा, फिर 2 घंटे का काम 6 घंटे का हो जाएगा। तो वो जो कसाई लोग होते हैं ना, बुचर जो होते हैं, उनको अच्छी तरह से आता है, वो एग्जैक्ट प्लेन होता है जहाँ से वो कट करते हुए जाते हैं कि अब ये काटना है, अब इधर से काटना है, इधर से काटना है। मतलब ज़रा से भी आगे पीछे नहीं हो सकते उसके अंदर। अगर आपने पहले कुछ और काम कर दिया बात करने के बजाय तो मामला गड़बड़ी हो सकती है। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी क्या होता है, जब आप उसको कट करते हैं ना तो आप उसको एक प्लेन से कट करते हैं। जैसे डायमंड अगर आपने देखा, हीरा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना भाई, डायमंड इस तरह का होता है, दिस इज एक्चुअली डायमंड। अब डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में सख्त तरीन चीज़ अल्लाह ने बनाई है ना, वो डायमंड है, हीरा। बहुत सख्त होता है हीरा, हीरे को काटना इतना आसान नहीं है, हीरा हीरे से ही कटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो हीरा ना कभी भी आप उसको बीच से नहीं काट सकते ऐसे करके, यू कैन नेवर कट इट लाइक दिस। आप क़यामत तक उसको बीच से नहीं काट सकते हीरे को। हीरे का क्लेवेज प्लेन ये है ही नहीं, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लेवेज प्लेन होता है। हीरे को हमेशा 45 डिग्री पे काटा जाता है, 45 डिग्री पे। ये देखो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री क्रॉस पे, मतलब ये 45 डिग्री। इस तरह से 4 क्रॉस मारेंगे तो इस तरह का शेप डायमंड का बाहर आएगा। कभी भी डायमंड आप ना चौरस शेप में, इस तरह के शेप में कभी भी आपको डायमंड नहीं मिल सकता। क्यूब के शेप में कभी देखा, क्यूब के शेप में डायमंड कभी जिंदगी में कट ही नहीं सकता वैसे 90 डिग्री पे। तो ये कहलाता है क्लेवेज प्लेन। हर क्रिस्टल को एक खास एक्सिस पे काटा जाता है और वो कहलाता है उसका क्लेवेज प्लेन। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता है क्लेवेज प्लेन। अमरफा सॉलिड में कोई क्लेवेज प्लेन नहीं है। अब तो आप रबर को रखो, रबर सामने रखा, रबर को जैसे मर्जी ब्लेड लेके वैसे काट दो, सीधा काट दो, तिरछा काट दो, बीच से काट दो, ऊपर से काट दो, साइड से काट दो, हर तरफ से कट जाएगा। तो ये है, लेकिन डायमंड हर तरफ से नहीं कटेगा क्योंकि उसका क्लेवेज प्लेन है। समझ में आ गई पांचों प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये थोड़ा मुश्किल है बट सहन में रखना होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, लेकिन 9th क्लास में इस साल इस बुक में आ गया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, बता फिर भी समझ में आ रहा होगा क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट है डिफाइन एलोट्रोपी विथ एग्जाम्पल। अगला सवाल आएगा कि डिफाइन एलोट्रोपी विथ एग्जाम्पल। एलोट्रोपी बताइए एग्जाम्पल के साथ। एलोट्रोपी किसे कहते हैं? एलोट्रोपी का मतलब होता है बहरूपिया। बहरूपिया, अब बहरूपिया क्या होता है? जैसे कि रूप बदल लेना, जैसे कि बैंक वगैरह में डकैती वगैरह होती है ना, बैंक में कभी वो डकैती करते हैं तो चेहरे पे मास्क चढ़ा के फिल्मों में देखा होगा डकैती करके चले जाते हैं, तो वो बहरूपिया कहलाते हैं। वो मतलब रूप बदल के आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। तो बहरूपिया जिस तरह से चोर डकैतों में होता है ना, बहरूपिये होते हैं, रूप बदल के आते हैं। एलिमेंट्स के अंदर भी बहरूपिये हैं, एलिमेंट्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी बहरूपिये हैं। वो क्या करते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं जो एलोट्रोपी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट शेप में आपके सामने आता होता है, वो एक ही एलिमेंट है बट शेप ऐसे आता है कि आप हैरान रह जाते हो और आप धोखे में पड़ जाते हो। जैसे कि अगर मैं आपको पेंसिल की नोक आपके सामने बिल्कुल मौजूद है, पेंसिल आपके पास है, पेंसिल की नोक अगर मैं आपको दिखा बोलो ये कार्बन है, तो आप बोलोगे चलो ठीक है सर ये कार्बन है, मान लिया। फिर मैं आपको एक डायमंड दिखाऊं, हीरा, और डायमंड दिखा कर कहूँ बेटा ये भी कार्बन है, अब आप बोलोगे सर क्या हो गया, ये कैसे कार्बन है? तो पेंसिल की नोक कहाँ पेंसिल की नोक और कहाँ हीरा, वो कितना 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 ब्लैक मतलब, और ये कितना वाइट है क्रिस्टलाइन, मतलब ट्रांसपेरेंट है, वो इतना सस्ता, ये इतना महंगा, वो इतना खूबसूरत, ये इतना भद्दा है, वो ये इतना सॉफ्ट है, वो इतना हार्ड है। तो सर कैसे दोनों कार्बन हो सकते हैं? मैं बोलूँ यही तो है एलोट्रोपी। एक ही एलिमेंट केमिकली सेम है बट फिजिकली अलग अलग है। तो जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन है, जो हीरा है वो भी कार्बन है, जो कोयला है ना जलाने वाला कोयला वो भी कार्बन है। तीनों फिजिकली कितने अलग हैं देखने में, लेकिन केमिकली सब सिमिलर है। यही कहलाता है एलोट्रोपी। द एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। तो ये डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सारे एलोट्रोप्स हैं। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा। एक तो डायमंड लिखा, हीरा, एक लिखा ग्रेफाइट, एक होता है ग्राफीन। अब ग्राफीन किसे कहते हैं? ग्राफीन भी कार्बन के एक एलोट्रोप है जो कि आपके बुक में मेंशन किया गया। ये जो लेयर है ना ग्राफाइट की, बहुत सारे लेयर चली होती है, उसमें से अगर हम क्या कर दें बच्चों कि अगर हम उसमें से एक लेयर अलग कर दें, जैसे सिंगल लेयर, अगर हम इसको आइसोलेट कर लें,
ये एक लेयर अगर हम इसको अलग कर लें, इसको अगर हम इसको आइसोलेट कर लें, तो ये एक लेयर कहलाती है हमारे पास है ग्राफीन। सिंगल लेयर हमारे पास कहलाती है ग्राफीन, पूरा ग्राफाइट है। पेंसिल की जो नोक है ना, वो तो पूरी बहुत सारे ग्राफाइट लेयर, उसका एक लेयर अलग कर ले तो वो हमारे पास कहलाती है ग्राफीन। अब ग्राफीन से करते हैं क्या है? इस ग्राफीन की मदद से जो है ना हम वो सर्किट वगैरह डिज़ाइन करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफीन का ये फ़ायदा है कि ग्राफीन को हम नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? चीज़ों को छोटा से छोटा कर देना। जैसे कि आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि पहले पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर वगैरह हुआ करते थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। कंप्यूटर साइंस से अगर किसी का ताल्लुक है तो पुराने ज़माने में कंप्यूटर साइंस काफ़ी बड़े हुआ करते थे। 100 साल पहले एक कंप्यूटर बनाया था, IBM कंपनी थी, उसने बनाया था। उसमें एक इंजीनियर था हॉवर्ड एच एकेन ने एक कंप्यूटर बनाया था, मार्क 1 उसका नाम था, मार्क 1। तो मार्क 1 इतना बड़ा कंप्यूटर था, एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा वो कंप्यूटर था। मैं आपको दुनिया के पहले कंप्यूटर की दास्तान सुनाता हूँ कि एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा वो कंप्यूटर था। एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा एक कंप्यूटर था सिर्फ, ठीक है। और नॉर्मल, और उसमें वायरिंग, तार कितने पीछे हुए थे? तार उसमें इतने बड़े पीछे हुए थे कि यहाँ से हैदराबाद तक चले जाए, इतना तार बिछा हुआ था उसके अंदर कि अगर खींचे, सबको लंबा खींच दें, एक साथ जोड़ दें सब तार को, तो हैदराबाद तक चले जाए। इतना तार था एक कंप्यूटर में। और उसमें इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन किया करता था ना, बिजली, कि वो उससे क्या होता था कि जिस कंट्री में था वो अमेरिका, जिस सिटी में था उस सिटी की बिजली डाउन हो जाती थी। जब उस कंप्यूटर को चलाते थे तो सारे पूरे शहर की बिजली जो है ना, घरों की आधी हो जाती थी उसको चलाने से। इतना एनर्जी रिक्वायर होता था उसको चलाने में। और वो इतना ज़्यादा हीटअप होता था ना कि उसको चलाने के लिए अलग तरह के कपड़े, स्पेशल ड्रेस पहन के जाना पड़ता था ऑपरेटर को, वरना वो खाल पिघल जाए। वो इंसान की इतनी स्पेशल ड्रेस पहन के उसको चलाना पड़ता था, वरना वो खाल जल जाए इंसान की, इतना गर्म होता था, इतना हीटअप होता था। ये आप इंटरनेट पर जाओगे, ये चीज़ें रियलिटी है ये चीज़ें। और वो करता क्या था, उसका काम क्या था? उसका काम सिर्फ इतना था कि वो 5 - 3 उसको आप डाटा इनपुट कर दो, 5 - 3, उसके बाद छोड़ दो, 10 मिनट के बाद उसका आंसर देता था वो 2। यह काम था उस कंप्यूटर का, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं करता। 2 नंबर को माइनस कर सकता था, डिफरेंस इंजन था वो, बस, और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन जेब के अंदर मौजूद है और इससे 10,000 गुना बड़ा, इतना कॉम्पैक्ट हो गया, इतना छोटा हो गया कि जेब में आ गया है। लेकिन इस तरह के कंप्यूटर से, मार्क 1 से लाखों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे मुमकिन किया साइंस ने इसको? साइंस ने ना दिल दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, मोस्ट नॉर्मली कि इस तरह की चीज़ें हो सके, तो ये सब का सब मुमकिन हो सका इसकी वजह से, ग्राफीन की वजह से। जो मैंने यहाँ लिखा ग्राफीन, ये ग्राफीन ही है जिसकी लेयर्स के थ्रू वायरिंग की जाती है मोबाइल फ़ोन के अंदर। मोबाइल फ़ोन के अंदर तार कहीं आपको एक नहीं मिलेगा, ये ग्राफीन होती है, इसके वेफर्स होते हैं, इसकी प्रिंटिंग होती है, और इस पर क्या होता है, सारे चिप वगैरह और प्रोसेसर वगैरह इसी पर डिज़ाइन किए जाते हैं। रैम, रोम वगैरह जो भी होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, स्टोरेज वगैरह सब इस ग्राफीन्स की सर्किट पर चल रहा होता है। इसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि नैनोमीटर जितना छोटा हमने कर दिया डिवाइसेस को, सिंपल चीज़ों को इतना ज़्यादा। वरना मेन चीज़ वायर था, पहले वायर बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, वायर को मैनेज करना मुश्किल होता था, वायर का सिस्टम ही ख़त्म हो गया और हमने पतले पतले बिल्कुल मोबाइल फ़ोन और पतले पतले लैपटॉप वगैरह हमने बना दिए जिसमें कोई वायर का सिस्टम नहीं होता था। तो वो सब का सब ग्राफीन की वजह से मुमकिन हो सका। और इसी वजह से इसकी वायर को चेक करना और उसको खोलना भी इतना आसान नहीं है। मतलब कि ईजिली आपने देख रहा है कि अभी मोबाइल फ़ोन अगर खुदा न खासा गिर जाए, हल्का सा गिर के थोड़ा सा भी टूट जाए वो अगर ना, उसका तो पूरा पैनल चेंज कराना पड़ जाता है। उसका पूरा पैनल चेंज होता है। मतलब 20,000 का मोबाइल है तो 18,000 रुपये का तो पैनल लगेगा उसके ऊपर। सैमसंग में जैसे होता है कि 20,000 का मोबाइल है ना तो 18,000 का तो पैनल है उसका, चूँकि उसकी वायरिंग आप खोल ही नहीं सकते, इतनी कॉम्प्लेक्स वायरिंग है। दुकानदार भी हार मान ले, दुकानदार डायरेक्ट बोलता है रिपेयरर वाला कि भाई इसका पैनल चेंज होगा, खोल नहीं सकते उसको, कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स वायरिंग है ग्राफीन। जो ग्राफीन बहुत बारीक होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इतना बारीक है। तो आप इसको कैसे एनालाइज करके कहाँ सर्किट खराब हुआ आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुआ है। तो ये ग्राफीन है, ग्रेफाइट की एक लेयर जिसके थ्रू जो करंट कंडक्ट कर सकता है, तो उसकी वायरिंग की जा सकती है। तो ये वायरिंग इसकी होती है। इस तरह एक हमारे पास होता है बकी बॉल। बकी बॉल भी हमारे पास एक कार्बन के एलोट्रोप है। बकी बॉल किसे कहते हैं? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बकमिनिस्टर। बकमिनिस्टर नाम था साइंटिस्ट का। तो उसको घर में प्यार से सब बोलते थे बकी, उसका पेट नेम था, उसका निक नेम था बकी।
तो उसने एक नया एलोट्रोप बनाया था, एक आर्टिफिशियल एलोट्रोप, कार्बन का मतलब एक उसने बनाया था जो आर्टिफिशियल था, जिसको बनाया गया था, जिसमें कार्बन के 60 एटम्स क्या थे, एक सॉकर बॉल की तरह, एक फुटबॉल की शेप में अरेंज थे। तो उसको कहा जाता था बक्की बॉल। तो ये भी एक एलोट्रोप था, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, ये आर्टिफिशियल एलोट्रोप था, तो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है ये। बस ये याद रखें कि बक्की बॉल भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। और बक्की बॉल क्यों कह रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम था बक्की, उसके नाम पर था। और बॉल क्यों कह रहे हैं कि एक फुटबॉल की तरह से सारे 60 कार्बन एटम अरेंज हुआ करते थे उसके अंदर, ठीक है। तो वो उसके अरेंजमेंट की वजह से ऐसा था। तो लेकिन आर्टिफिशियल एलोट्रोप है, मतलब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, कुदरत में कहीं नहीं मिलेगा। डायमंड वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह तो कुदरती तौर पर भी होता है, बट ये कुदरती तौर पर नहीं होता, इसको बनाया जाता है। तो इस तरह से कार्बन, जैसे सॉकर बॉल होता है ना, फुटबॉल की सूरत में अरेंज होते हैं, और इस तरह से जैसे कि ना ये रिंग्स ही होती है हेक्सागोनल, लेकिन इस तरह से अरेंज होते हैं, मतलब समझ जाओ, ठीक है। समझ, इस तरह से फुटबॉल में जैसे देखा होगा ना आपने, किस तरह से यूँ करके बने होते हैं, इस तरह से इसमें क्या होता है, इस तरह के बने होते हैं, हर जगह कार्बन एटम्स लगे, तो हर कोने पर कार्बन एटम्स लगे होते हैं। तो 60 कार्बन एटम से मिलकर एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, ये बक्की बॉल कहलाता है। तो बक्की बॉल इज ऑल्सो द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट है डिफाइन प्लाज्मा इन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आखिरी सवाल है। प्लाज्मा तो मैंने आपको बता दिया था प्लाज्मा क्लास के शुरू में भी, हाईली आयनाइज्ड एटम। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4था स्टेट है मैटर का। और हाईली आयनाइज्ड एटम होते हैं। प्लाज्मा कब बनता है, जब किसी गैस को इतना ज़्यादा हीट किया जाए कि उससे सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं किसी सब्सटेंस से, तो वो हाईली आयनाइज्ड हो जाता है, और सिर्फ बेयर मतलब सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है, और सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होते हैं, तो न्यूक्लियस सिर्फ बचा हुआ होता है। तो वो उससे जो हमारा सब्सटेंस बनता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर है, जब हद से ज़्यादा हीट किया जाता है मैटर को, तो फिर वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। जैसे सूरज है, सूरज की टेम्परेचर बहुत हाई होती है, तो है ना, वो प्लाज्मा इजेक्ट करता है, बताया था। फिर वो प्लाज्मा नॉर्थ पोल साउथ पोल से गुजरता है, तो फिर डेंसिंग लाइट दिखाई देते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको ऑरोरा बोला जाता है, ऑरोरा बोरियालिस। उसका जो मैंने बताया था स्कैंडिनेवियन नेशंस में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में, नॉर्दर्न कंट्रीज़ में दिखाई देता है। तो ऑरोरा एक तरह का जो है वो एक प्लाज्मा ही है। इस तरह से जो फायर बताया था आप लोगों ने, आग, वो भी प्लाज्मा है। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, वो भी प्लाज्मा है। नियॉन साइंस होते हैं, बहुत सारे शादी हॉल वगैरह में ना ट्यूबलाइट के थ्रू नाम लिखा होता है, रेड ग्रीन जल रहा होता है वो ट्यूबलाइट से। हमारा ट्यूबलाइट घुमा ट्यूबलाइट होता है, जैसे कोई पुराने होता है, सपना लिखा होता है SAPNA रेड कलर से, वो पूरा वो सपना लॉन बड़ा मशहूर है, सपना ब्यूटी पार्लर शायद कोई है, तो उसका ट्रेडमार्क है, वो करते ही इस तरह से। वो मतलब SAPNA पूरा वो लिखा होता है, वो रेड टाइप का, उससे ना ट्यूबलाइट टाइप का होता है। पुराने ज़माने में होता था पहले ऐसा, पहले शादी हॉल के नाम भी इस तरह से जो है ना, पैराडाइज बैंकेट भी इस तरह से लिखा हुआ उसमें। लेकिन अब तो होता है पैनाफ्लेक्स वाला हिसाब है, पैनाफ्लेक्स के ऊपर लाइट लगा दी। लेकिन पहले होता था पूरा लाइट से ही नाम लिख दिया जाता था। ट्यूबलाइट घुमा जलेबी टाइप का होता था उसमें, देखा है, तो वो बड़ा जोर से चमकता था, वो अलग अलग कलर्स में, रेड वो। लेकिन अब नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जाता, बहुत पुराने हॉल होंगे तो वहाँ लगा होगा। तो नियॉन साइंस होते हैं वो, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट की एक एग्जाम्पल है। बात समझ आ गई। लास्ट है बिल्कुल हमारे पास बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट 5वां स्टेट है मैटर का। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट 5th स्टेट ऑफ मैटर है। इसको डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम था बोस, एक का नाम था आइंस्टाइन। तो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर बोस इंडियन थे, और जर्मन साइंटिस्ट कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोनों ने मिलकर बताया था, तो फिर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर है। अब कब बनता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब किसी मैटर को सुपर कूल कर दिया जाता है। जैसे प्लाज्मा का क्या बताया था, सुपर हीटेड फॉर्म है, और अगर सुपर कूल कर दिया जाए, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डाउन किया जाए, तो -273 तक पहुंचाया जाए, तो इस टेम्परेचर पर, ये जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। और ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर हम किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। दिस इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर अगर हमें एक्स्ट्रा करना हो ना, बढ़ाना हो, इसमें मिलियंस और बिलियंस तक जा सकते हैं। इसकी कोई हद साइंस ने मुकर्रर नहीं की है। किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना भी बढ़ा सकते हैं, अब तक कोई फाइनल लिमिट साइंस ने नहीं बताया कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इससे ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते, ऐसा कभी साइंस ने नहीं बताया। लेकिन कम करने में साइंस ने लिमिट बताई भी आपको, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। इससे कम -274 नहीं कर सकते अब आप। माइनस में, प्लस में तो बिलियंस में जा सकते हैं, लेकिन माइनस में इससे नीचे नहीं जा सकते। यही टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। यहीं से केल्विन स्टेट स्केल स्टार्ट होता है, 0 केल्विन यहीं से शुरू होता है।
और -273 डिग्री सेंटीग्रेड से, यहीं से केल्विन स्टेट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वो हमेशा प्लस में रहते हैं, कभी माइनस में नहीं जाता, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता ना। यही टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो इससे पीछे तो जा ही नहीं सकते, इसलिए केल्विन के साथ बताया ना डिग्री नहीं लगाते, इस वजह से सेंटीग्रेड के साथ डिग्री लगता है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर तमाम जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट रुक जाती है। सॉलिड जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे होते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ग्लाइड कर रहे होते हैं स्लो स्लो, और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, थरथरा रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं सिर्फ। और लेकिन जब इस टेम्परेचर और ठंडा कर दो ना, अगर जैसे अभी गैस है, वाटर वेपर्स बनाए हुए, वो भाग रहे मतलब मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे, गैस है, ये स्टीम है। जब लिक्विड बनाओ तो सिर्फ तैर रहे, लिक्विड है तो तैर रहे, मॉलिक्यूल्स तैर रहे। अब और ठंडा किया, बन गया बर्फ, अब काँप रहे, वाइब्रेट कर रहे। समझना है इसको, विजुलाइज करो क्या बताना चाह रहा हूँ। अब काँप रहे, वाइब्रेट कर रहे मॉलिक्यूल्स, और ठंडा किया, इतना ठंडा कर दिया कि -273। अब क्या होगा कि बिल्कुल मूवमेंट रुक जाएगी, रुक गए। ये आ गया स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट ये इतना आसान नहीं है टेम्परेचर रीच करवाना। आपका फ्रिज -80 तक जा सकता है, उससे नीचे लेकर नहीं जा सकता। डिफ्रीज़र बहुत ठंडा हो गया -80 बस। चिलर वगैरह चले गए -120 -130, चिलर ठंडे चिलर्स होते हैं बस, उससे नीचे नहीं। ये टेम्परेचर बहुत कोई बड़े कोई एक्सपेरिमेंटल लैब होता है उसके अंदर इतना कम टेम्परेचर करते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन और चंद्रशेखर बोस दोनों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, मिलकर टेम्परेचर इतना कम किया था मशीन्स वगैरह के थ्रू किसी सब्सटेंस का, कि वो एक नए फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन ये इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है दुनिया भर में कहीं, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर करना पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ इसी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है -273, और इस टेम्परेचर जाना मुमकिन ही नहीं है दुनिया भर में ईजिली। तो सिर्फ रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सॉलिड लिक्विड गैस तो देख सकते हैं, बट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट देखना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन बस ये स्टेट ऑफ मैटर है, तो इसके बारे में आइडिया हमें इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। 5वां स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। तो ये कुछ पुराने बुक्स में नहीं है, तो कि बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है सारे। ये तो न्यू बुक में आपके अंदर ये प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये सब डाला गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंटर क्लासों में भी नहीं पढ़ते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी नहीं है, 11वीं 12वीं में भी नहीं है सिंध बोर्ड में, लेकिन 9 में डाला गया है ये, ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बच्चों को एडवांस किया जाए, जदीद चीज़ों के बारे में बताया जाए। वरना अभी इंटर की बुक चेंज हो गई तो शायद उससे ज़्यादा एडवांस में डाल देंगे। बट अभी आपकी जो किताबें 9 की वो इंटर से भी ज़्यादा एडवांस है, 11-12 से, क्योंकि वो न्यू बुक है ना, चेंज हुई है इस हिसाब, इस वजह से। बस समझ में आ गई चैप्टर यहाँ पर।